हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एडुरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। आज 27 मार्च बुधवार के दिन आप सभी का स्वागत है अपनी इस डेली की क्लास सुप्रभात सीरीज में। तो चलिए जी शुरू करते हैं। पहली न्यूज की तरफ हम रुख करते हुए, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो भारत में बड़ा ही गंभीर बताया गया है आईएलओ की रिपोर्ट में। आईएलओ की बात की जाए तो इसे आप क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में भारत में जो बेरोजगारी की दर है वो इन्होंने बताई है। तो इन्होंने जो आंकड़ा लिया है वो लगभग 2000 से लेकर 2018 के आसपास तक का ये आंकड़ा लिया है। इस आंकड़े के अनुसार इन्होंने बताया है कि जो बेरोजगारी की दर है वो 2000 से लेकर 2018 तक उसमें दीर्घकालिक गिरावट देखी गई है। ठीक है। और जब बात करते हैं भारत के बेरोजगार कार्यबल में, जो परसेंटेज है वो है 83%। यानी जो अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स है वो 83% है। और कुल बेरोजगार युवाओं में सेकेंडरी और हायर एजुकेशन प्राप्त किए हुए युवाओं की हिस्सेदारी 2000 में 35.2% हुआ करती थी और 2022 में ये 65.7% हो चुकी है। यानी इनका कहने का मतलब क्या है कि हायर एजुकेशन प्राप्त किए हुए विद्यार्थी और सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त किए हुए विद्यार्थी, उनके पास नौकरी नहीं है, इस मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो ये बहुत चर्चा का विषय है और ये गंभीर विषय है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसी के साथ में आईएचडी, जिसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इन दोनों ने मंगलवार को यहां पर रिपोर्ट जारी की। यानी कल मंगलवार था, आज बुधवार है, तो कल के दिन ये जारी हुई। उसी के अगर हम एक और तथ्य को देखें तो हमारे एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंत नागेश्वरम, उनका कहना है कि ये 2000 से लेकर 2019 के बीच में युवा रोजगार और अल्प रोजगार में वृद्धि हुई है। लेकिन जो 2019 की महामारी आई थी जिसे हम कोरोना कहते हैं, उस कोरोना के वर्षों में इसमें गिरावट देखी गई, जिसमें कहा गया कि शिक्षित युवाओं ने इस अवधि में बेरोजगारी के उच्च स्तर का अनुभव किया है। ठीक है। तो 2019 की वजह से, यानी कि 2019 में कोरोना की वजह से इसमें गिरावट देखी गई। इनका कहना है कि वैसे तो इसमें वृद्धि हुई है, रोजगार मिला है, लेकिन रिपोर्ट में जो बताया गया है वो आप देख सकते हैं। लेबर फोर्स पार्टी लेबर फोर्स पार्टी पार्टिसिपेशन रेट, वर्क पॉपुलेशन रेशो एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब शो कर रहे हैं कि 2000 से लेकर 2018 के बीच में काफी इन सब पहलुओं में गिरावट देखी गई है। लेकिन 2019 के बाद में इसमें क्या है, थोड़ा सा विस्तार भी देखा गया है, थोड़ा सुधार भी देखा गया है। ठीक है। और जो भी मंदी की अवधि में नौकरियां उत्पन्न हुई, तो ये भी क्या है, एक सवाल है जिसपे हम बातचीत कर सकते हैं। चलिए जी, अब जैसे हमने बात की आईएलओ के बारे में, आईएलओ ने रिपोर्ट जारी की जिसे हम अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इसके बारे में बताइए कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताने का प्रयास करेंगे। आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन बी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आईएलओ का गठन कब हुआ था? तो आप कहेंगे आईएलओ का गठन 22 अप्रैल
1919 को हुआ। वर्तमान की दृष्टि से देखें तो ILO में कुल 187 सदस्य देश हैं, 187 कंट्रीज हैं। जब आप ILO की ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करेंगे तब आपको यहाँ पर ये ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट द ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातें बताई हैं। द ओनली ट्राई-पार्टी UN एजेंसी since 1919, the ILO bring together government, employers and workers of 187 members states। ठीक है, तो इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। ILO के वर्तमान में महानिदेशक की बात की जाए तो महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो नाम आता है गिलबर्ट होंगबो। तो ये इस ILO के 11वें प्रमुख के रूप में पद संभालने वाले हैं, यानी कि कहां से है ये, अफ्रीका महाद्वीप से। उनका 5 साल का कार्यकाल शुरू हो चुका है। कब शुरू हुआ था, तो ये 1 अक्टूबर 2022 से कार्यकाल शुरू कर चुके हैं और 5 साल का कार्यकाल होता है, आपको पता है। ILO 3 मुख्य तरीके से काम करता है, और वो कौन कौन से तरीके हैं, यानी कि कौन कौन से वो जरिए हैं जिनके द्वारा ये ILO काम करता है। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं। तो एक तो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रम सम्मेलन, तो ये सम्मेलन आयोजित करवाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। कितनी कंट्रीज हैं अभी टोटल, 187। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित करवाया जाता है। और एक है शासी निकाय, और एक आता है अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय। इन तीनों जरियों की वजह से ये कार्य करता है कार्यालय। ILO की आम नीतियां बनाने, कार्यक्रम की योजना बनाने और बजट तय करने के लिए जून के महीने में जिनेवा में सालाना अंतरराष्ट्रीय श्रमिक सभा भी आयोजित की जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि नेक्स्ट न्यूज की ओर। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। उस याचिका में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल अभी ईडी के कस्टडी में है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवर्तन निदेशालय। इनके बारे में तो हम बहुत दिनों से बात कर ही रहे हैं। तो उस याचिका में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, फिर भी वो क्या है, ऑर्डर जारी कर रहे हैं वहां पे बैठे बैठे। तो ये गलत है, इसको रोका जाना चाहिए और वास्तविक भी है। याचिकाकर्ता कौन है इसमें, सुरजीत सिंह यादव। सुरजीत सिंह यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की हैसियत से इस प्रकार के ऑर्डर जारी करना अच्छी बात नहीं है। तो अगर वो ईडी की कस्टडी में रहकर भी एक मुख्यमंत्री की भूमिका निभाते रहेंगे तो ये कानूनी ढांचे के साथ साथ निष्पक्ष और उचित जांच के सिद्धांत के भी खिलाफ होगा, है ना। तो फिर इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, इस याचिका में ये कहा गया है ना। दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका लगी कल मंगलवार को। तो जो आदेश दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल बैठे बैठे, उन आदेशों पर रोक लगाई जाए, ये निर्देश जारी किए जाने चाहिए हाई कोर्ट के द्वारा। ये उस याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव का कहना है। ऐसे नॉर्मल सी बात है, चाहे व्यक्ति किसी सत्ता में हो चाहे आम व्यक्ति हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर मान के चलो कोई साधारण व्यक्ति होता, उसे पकड़ लिया जाता किसी भी केस में, तो क्या उसे वो अधिकार होते कि वो वहां पर ऑर्डर दे सके। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, न्यूज तो चलती रहती है। हमें उसके जो पीछे के पहलू होते हैं जिनकी बदौलत हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं स्टैटिक से संबंधित, तो वो हमें याद रखने हैं। अब आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है। इसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे अपना त्याग पत्र दे सकता है, बताने का प्रयास करेंगे। बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा राष्ट्रपति, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना ये त्याग पत्र सौंप सकता है किसी भी कारणवश। तो चलो जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हैती की राजधानी में बार बार ये वायलेंस हो रहा है, जिसकी बदौलत वहां पे बड़ी भूख की समस्या गहरी होती चली जा रही है। इस हिंसा के कारण सड़कों और कुछ अस्पतालों को भी क्या है, बंद कर दिया गया है और सहायता समूह को उस समय महत्वपूर्ण आपूर्ति के लिए भी रोक दिया गया है, जिसकी उस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता होनी चाहिए। क्रिटिकल सप्लाई वो कर नहीं सकते हैं, इतना वहां पर क्या है, गैंगवार हो रही है। हैती की राजधानी के डाउनटाउन क्षेत्र में देखें ना, तो वहां पर ये गैंग का अभी दबदबा है। स्कूल में आग लगा दी गई है और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल के गेट के सामने आपको पता है फार्मेसी की वो शॉप सी खुली रहती है ना, उनको लूटा जा रहा है इनके द्वारा। और ये कल मंगलवार तक सुबह तक ये हमले जारी रहे। और तो और ये पुलिस जो विभाग हैं, पुलिस स्टेशन बने हुए हैं, उन पर भी हमले कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को भी ये क्या है, अपने उसमें शिकार बना रहे हैं। तो बुनियादी ढांचे जो हैं, देश के लिए जो महत्वपूर्ण होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और साथ में बहुत बड़ी बात यह है कि जेल पे हमला किया और 4000 कैदियों को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया 4000 कैदियों को। तो कितनी बड़ी बात है। और देखते हैं क्या इनकी सरकार वहां पर करती है। अगर हैती के बारे में आपसे पूछा जाए कि हैती क्या है, तो आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। हैती जल्दी से बता दीजिए। हैती की मुद्रा, जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना, गोरदे, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। हैती की मुद्रा गोरदे है। और हैती की राजधानी क्या है, राजधानी तो नाम आता है पोर्ट ओ प्रिंस। पोर्ट ओ प्रिंस राजधानी है हैती की। बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं, चलो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। फोरिंट के बारे में अगर बात की जाए, फोरिंट भी मुद्रा है। कौन से देश की मुद्रा है फोरिंट, तो ये हंगरी की राजधानी है। और हंगरी, सॉरी राजधानी नहीं, हंगरी की मुद्रा है फोरिंट। और हंगरी की राजधानी की बात की जाए तो आप क्या बोलेंगे, बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। आपसे मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपसे पूछा था कि किसने कहा था, यानी मैंने आपको एक नाम बताया था, पी गाइल्स। मैंने आपसे ये पूछा था कि पी गाइल्स के अनुसार आर्य कहां से आए थे, है ना। तो पी गाइल्स ने कहा था कि आर्य हंगरी क्षेत्र से आए थे। ठीक है, अब उस क्वेश्चन का जवाब मिल गया है। पी गाइल्स का मानना था कि आर्य हंगरी से आए थे। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की मुद्रा फोरिंट है। ठीक है, ये क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है लात्स। लात्स जो है वो क्या है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। जैसे हम इसके बारे में आप उसमें बता दीजिए कमेंट में, ठीक है। और तेंगे देख लेते हैं, तेंगे क्या है। तेंगे कजाकिस्तान की मुद्रा है। तेंगे कजाकिस्तान की मुद्रा तेंगे है। और कजाकिस्तान की राजधानी की बात की जाए तो नूर सुल्तान, ठीक है, नूर सुल्तान वहां की राजधानी है। तो इस प्रकार ये बिंदु ध्यान में रखते हैं। कल का क्वेश्चन जो हुआ वो क्लियर हो गया। यहाँ पे आज एक क्वेश्चन दिया है लात्स। लात्स क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है जी। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू से बातचीत की है। किस मायने में कि द्विपक्षीय जो सुधार हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, बाइलेटरल टाइज। इसमें एक क्वेश्चन आपको इसी में दिख जाएगा। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री डी क्रू को बधाई दी है। किसके लिए,
फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट की होस्टिंग के लिए, यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो नाम आएगा बेल्जियम। ठीक है ना। तो एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बेल्जियम के द्वारा पहले न्यूक्लियर एनर्जी समिट में मेजबानी करने पर बधाई दी, यानी यहां से एक क्वेश्चन भी बन गया आपका। टू लीडर एक्सचेंज व्यू ऑन रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। दोनों नेताओं ने आपसी हित के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान भी किया। ठीक है ना। तो यहां से ये जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान में रखना है। पहला, फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट की मेजबानी किसने की, तो लिख देना बेल्जियम। और बेल्जियम के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, अलेक्जेंडर डी क्रू। ठीक है। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। दोनों नेताओं ने भारत और बेल्जियम के एक्सीलेंट रिलेशंस पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, स्वच्छ नई नई टेक्निक कैसे ला सकते हैं, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, आईटी क्षेत्र, डिफेंस, पोर्ट्स अमंग देयर अदर्स, जितने भी एक फैक्टर हो सकते हैं उन सभी पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने यूरोपीय संघ परिषद की मौजूदा बेल्जियम की अध्यक्षता के तहत भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। ठीक है। और दोनों नेताओं में आपस में संपर्क रखेंगे, इस बात पे भी सहमति दर्ज की। देखते हैं हमारी जो विश्व स्तरीय राजनीति है वो कैसी चलती है। चलो जी, इसके बारे में बता दीजिए, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी है। बेल्जियम सरकार के मॉडल से संबंधित निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। आपको गलत विकल्प का चयन करना है। जो क्वेश्चन में पूछा गया था ना, उसमें तो ये पूछा गया था सही विकल्प का, लेकिन मैंने पूछा है गलत विकल्प जो है वो बताओ। जल्दी जल्दी से बता देंगे कौन सा इसमें से ठीक रहेगा। तो जिन्होंने ऑप्शन बी टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। दूसरा जो ऑप्शन है ना वो गलत है। राज्य सरकारें, यानी बेल्जियम में राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन हैं। ये तो गलत बात है, क्योंकि वो अधीन नहीं है। समझ में आ रही है ना। हमसे गलत पूछा गया है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन ए के बारे में देखें, ये भी कथन ठीक लिखा हुआ है। संविधान में यह प्रावधान है कि सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या रहेगी। ये बात बिल्कुल सही है। और ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। गलत कौन सा विकल्प है, तो दूसरा कथन तो दिया गया है गलत है। अब थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करेंगे इसको विस्तार से। अभी कलर चेंज कर देते हैं, एक सेकंड रुकिए जरा। हाँ, उसमें क्या लिखा हुआ था, सेकंड ऑप्शन देखिए, राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन हैं, वो ऑप्शन गलत था। वो अधीन नहीं है। कलर चेंज कर लेते हैं एक सेकंड को। ये कई बार ना काम नहीं करता है इस वजह से। हमारे मैंने कलम भी, एक सेकंड रुकना जरा, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। आज तो लाइट भी नहीं है। चलो वो यहाँ वैसे ही बता देते हैं। जैसे हम भारत की बात करें या फिर बेल्जियम की बात करें, दोनों में ही क्या है, राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं है। ठीक है ना। तो केंद्र के अधीन नहीं है, ये पॉइंट ठीक लिखना है आपको, क्योंकि भारत में और बेल्जियम में दोनों देशों में ही संघीय प्रणाली का पालन किया जाता है। ठीक है। इसमें कलर चेंज हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है इसमें, समझ में नहीं आ रहा। चलो हुआ तो है। चलो वापिस अब आ जाइए अपना इसको समझने के लिए। बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स।
ऑप्शन तीसरा क्या पूछा गया था, ब्रुसेल्स में अलग प्रकार की सरकार है। इसके मायने क्या है, क्योंकि ब्रुसेल्स वहां की राजधानी है। ब्रुसेल्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के भी मुख्यालय बने हुए हैं। जैसे इसे क्या बोला जाता है, कैपिटल रीजन। इस बात के लिए सॉरी, क्योंकि ये चल नहीं रहा है, कैपिटल रीजन मार्कर यूज नहीं हो पाया, ठीक है। ब्रुसेल्स की स्थापना लगभग 10वीं शताब्दी में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र है ब्रुसेल्स। यहाँ पर यूरोपीय संघ की बहुत सी इमारतें हैं, और तो और यहाँ पर नाटो का भी मुख्यालय है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहें तो उत्तरी अटलांटिक संधि, ये जो संस्था बनी हुई ना, उसका मुख्यालय भी कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में। इसी वजह से यहाँ पर एक अलग प्रकार की ही क्या है, रणनीति चलती है, यहाँ पर एक अलग प्रकार की ही सरकार है। तो ये कथन सही था, ठीक है। और वहां के संविधान में भी ये प्रावधान किया गया है कि सरकार में डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या भी समान रहेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है। अब हम इस पॉइंट के बारे में तो बातचीत कर चुके, अब हम बात करें अगर वहां बेल्जियम के राजा कौन है, तो बेल्जियम के राजा है फिलिप, नाम है वहां के राजा का फिलिप, ठीक है। और प्रधानमंत्री के बारे में तो आपको पता लग ही गया, अलेक्जेंडर डी क्रू, जिनको हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। और जब मुद्रा की बात करते हैं, मुद्रा, तो आप लिखेंगे यूरो, यूरो वहां की मुद्रा है। इसी मुद्रा वर्तमान में यूरो है, लेकिन पहले की अगर बात करें तो पहले इनकी मुद्रा फ्रैंक हुआ करती थी, फ्रैंक, फ्रैंक, ठीक है। 1832 से लेकर 2002 तक मुद्रा रही ये फ्रैंक, और 2002 के बाद में इसकी मुद्रा अब क्या है, यूरो है। तो इस प्रकार के कुछ बिंदु हैं आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। न्यूज तो नहीं, चलो मैप देख लेते हैं बेल्जियम का। ये बेल्जियम का मैप है। इसके अगर पूर्व में देखेंगे तो जर्मनी की बाउंड्री लगती है, ऊपर नॉर्थ में देखें तो नीदरलैंड, और इधर देखें पश्चिम में तो फ्रांस की बाउंड्री लगती है, और नॉर्थ सी भी है, ठीक है। इस प्रकार ये, और यहाँ पर ये ध्वज दिखाई दे रहा है बेल्जियम का। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, ठीक है ना। ऐसे ये कुछ बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। ब्रुसेल्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत मायने रखता है, मैंने अभी आपको बताया। नाटो का मुख्यालय भी यहीं पर है। यूएन, सॉरी, जो इनका एक यूरोपीय संघ है, ईयू बोलते हैं, ठीक है ना। तो उनकी भी बहुत सारी इमारतें यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। यूरोप की राजधानी के रूप में इसे माना जाता है, यानी कि पूरे यूरोप की राजधानी, क्योंकि यूरोपीय संघ की अगर इमारतें यहाँ पर हैं तो यानी आप कह सकते हैं कि ये तो यूरोप की राजधानी है, ठीक है। अब हम चलते हैं, एज पार्ट ऑफ ओवरसीज डिप्लॉयमेंट टू एशियन कंट्रीज, आईसीजी शिप समुद्र पहरेदार अराइव एट मनीला बे, फिलीपींस से। तो फिलीपींस एक देश है, फिलीपींस के मनीला जो खाड़ी है, वहां पर हमारा समुद्र पहरेदार शिप पहुंच चुका है, एशियन कंट्रीज के विकास हेतु निरीक्षण करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर अब देखते हैं क्या क्या बातें जो है वो हमें देखने को मिलेंगी। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र पहरेदार, नाम देखो, यानी कि भारतीय भाषा में ही नाम दिया गया है। तो ये है क्या वास्तव में, तो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए है ये मुख्यतः। तो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया गया, और ये 25 मार्च 2024 को वहां पहुंचा मनीला खाड़ी में, और 25 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक इसकी वहां पर तैनाती रहेगी, ठीक है। इस विशेष प्रदूषण नियंत्रण जहाज की यह यात्रा एक व्यापक पहल का हिस्सा है, इनिशिएटिव एम्ड एट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आईसीजी मेरीन पोल्यूशन रिस्पांस कैपेबिलिटीज।
एंड शेयर कंसर्न एंड रिजोल्व टुवर्ड्स मेरीन पोल्यूशन इन एशियन रीजन। तो जो भी हमारे एशियान के देश हैं, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एशियन है क्या, चलो थोड़ा सा पूछ लेते हैं, उसके बाद में आपसे बातें भी करेंगे। तो इस पहले वर्ष 2023 में आईसीजी प्रदूषण नियंत्रण जहाजों ने इस पहल के हिस्से के रूप में कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया की यात्रा की थी। ठीक है जी, चलो तो थोड़ा सा अगर और बिंदु इनके बारे में अगर आपको जानना है तो देख सकते हैं। अपनी इस तैनाती के दौरान इस जहाज का मैनिला फिलीपींस, हो ची मिन्ह है वियतनाम में जो पड़ता है, और मुआरा जो कि ब्रुनेई में है, यहाँ ये 3 मुख्य बंदरगाह है। इन बंदरगाहों का निरीक्षण ये करने वाला है, तो इनके निरीक्षण का भी कार्यक्रम यहाँ पर इन्होंने बना रखा है। यह जहाज विशेष समुद्री प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों और प्रदूषण प्रतिक्रिया कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक हेलीकॉप्टर की तैनाती से सुसज्जित है ये, ठीक है ना। ऐसे आपको ये बात ध्यान में रखनी है। चलो जी, अब हम आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेंगे। ये फोटो दिखाई दे रही होगी आपको, है ना, ये फोटो है आईसीजी समुद्र पहरेदार स्टेशन ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन विशाखापट्टनम। तो ये हमारे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत के पूर्वी तट पर तैनात है, जो उप महानिदेशक सुधीर रविंद्र जो है उनकी कमान में है। ठीक है, तो इसी बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आगे मार्कर चल नहीं रहा, इसकी वजह से ना तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बताने का प्रयास करेंगे जरा। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ एशियान, अभी आपको बताया ना इससे संबंधित कि आसियान देशों में विदेशी तैनाती के एक हिस्से के रूप में भारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार फिलीपींस की खाड़ी मनीला पर पहुंचा है। तो वो जो एशियन शब्द प्रयोग हुआ है, उस एशियन की स्थापना कब हुई थी वो आपसे पूछा है। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना, ऑप्शन बी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, उनका बहुत ही बढ़िया। एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं अगर हो रहा हो तो। बड़ी दिक्कत है इसमें आज, क्योंकि लाइट नहीं है, ये चार्जर लगाते हैं ना तब चलता है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967। जब आप आसियान की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तब आपको ये जानकारी वहां पर मिल जाएगी। यहाँ देखिए ये दूसरी स्लाइड में हिस्ट्री, एक सेकंड क्लिक नहीं हो रहा है, सॉरी खराब हो गया। ये देखिए हिस्ट्री, तो हिस्ट्री वहां पर दी गई है। ये 5 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए, है ना। ये कौन है? ये विदेश मंत्री हैं इंडोनेशिया के, मलेशिया के, फिलीपींस के, सिंगापुर के और थाईलैंड के। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के फॉरेन मिनिस्टर इकट्ठे हुए 8 अगस्त 1967 को, और उन्होंने बैंकॉक में एक मीटिंग की, दस्तावेज तैयार किए। उन्हीं के आधार पे ये हमारा आसियान जो है हमें देखने को मिला। ठीक है, इसका निर्माण हुआ। लाइट नहीं आ रही है क्योंकि बारिश हो रही है, इस वजह से थोड़ा जल्दी में क्लास ये क्लोज करनी पड़ेगी, अन्यथा ये लैपटॉप बंद हो जाएगा। ठीक है, इस पे ऑप्शन आ गया है कि आपकी बैटरी डाउन है, आप चार्ज लगा लीजिए। तो इसके बारे में और बता दीजिए। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ एशियान ने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार किसे किया? तो आप लिखेंगे पूर्वी तिमोर, तो उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जल्दी जल्दी बता देते हैं। यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे तो ध्वज दिखाई दे रहे हैं जो इनके सदस्य देश हैं। इसकी राजधानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ एशियान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिन्होंने लिखा होगा ना जकार्ता इंडोनेशिया, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना 8 अगस्त 1967 को कहां पे हुई? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। लेकिन मुख्यालय कहां बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया है जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके देश कौन कौन से हैं तो आपको पता होने चाहिए।
जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और जो मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, और एक 11वां जो है वो आपका कौन सा हुआ, जिसका नाम पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर भी आपको पता है ना कि ये पहले गुलाम हुआ करता था इंडोनेशिया का। इसे इंडोनेशिया से स्वतंत्रता 2002 में मिली। ये एशिया का क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लिया है, तो वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। लैपटॉप क्लोज होने वाला है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है बारिश की वजह से, इसलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है पसंद आई होगी क्लास। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, edurohi24 सर्च कर लीजिए, आपको वहीं हम मिलेंगे। नमस्ते जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।